अस्सलाम वालेकुम। अटेंडेंस अपनी एंटर कर दें, फिर हम लोग 12:45 पे बाकायदा क्लास का स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कि हमारे मेरे ख्याल है वीक की फर्स्ट क्लास है आज, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं कि नहीं जब तक।
अम, आज पार्टिसिपेंट आए तो कम है। हसन, शहरोज या उजैर में से कोई? ये तो तीनों ही नहीं अभी तक आए। कोई और क्लास चल रही है, कुछ है? आयशा, लाइबा, लीजा में से कोई आई है? आयशा आई हुई है, लाइबा भी नहीं आई, लीजा। चले जिन्होंने पिछले वीक के आयशा और लीजा में से लेक्चर लिए हैं वो आ जाएं। अगर दोनों ने लिए हैं तो आयशा आ जाए, अगर इंटरनेट का इशू नहीं है तो। आयशा आप नहीं ज्वाइन कर सकती, इंटरनेट का कोई इशू है? लीजा आप ज्वाइन कर लें फिर, ताकि हम क्लास का स्टार्ट करें, एक ही स्टूडेंट हो। चले चलें, लीजा आ गई। और दो पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं। मैं कोई अगर और ज्वाइन करना चाहता हो मेल स्टूडेंट में से, तो वो भी वेलकम है, क्योंकि बाकी हमारे तीनों नहीं आए अभी तक। हसन या शहरोज या उजैर। उजैर आ गए। उजैर, कैन यू ज्वाइन अस आल्सो? लीजा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। उजैर, आपको भी अनम्यूट किया है, आपकी अपनी साइड से भी। चलें, यस सर। ठीक है। आज पार्टिसिपेंट्स कम है, क्या वजह है? कोई और भी कुछ चक्कर चल रहा है या क्या? कोई और क्लास भी चल रही है पैरेलल में? नो सर। अच्छा, क्योंकि दूसरा सेक्शन था वो कह रहे थे वाइवास वगैरह हमारे चल रहे हैं, इससे पहले जो मैंने क्लास ली है। मैंने कहा शायद आप लोगों के भी कुछ वाइवा वगैरह चल रहे हो। चलें, ठीक है। ओके, हम चैप्टर 5 का बस आज आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल्स के देख लिए हैं, और अब बस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के रह गए हैं। तो आज हम वो देखेंगे, दो एग्जांपल्स करेंगे और ख़त्म करेंगे। तो तकरीबन तकरीबन इनका सेम प्रोसीजर है जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल का था, वैसा ही फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक सिग्नल डिस्क्रीट टाइम के लिए है। तकरीबन वैसा ही है, थोड़े से फर्क के साथ। वो फर्क वही फर्क है जो कि ओमेगा नॉट वाला फर्क है, क्योंकि ओमेगा नॉट 0 से 2 पाई होता है सारे डिस्क्रीट सिग्नल का, डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल का। ठीक है, यानी कि 2 पाई से जब भी आप ऊपर जाने लगते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली वही सिग्नल होता है जो कि 0 से 2 पाई की फ्रीक्वेंसी का होता है। इसलिए आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो माइनस पाई से पाई के अंदर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म को, और उसी को फिर हम रिपीट करेंगे। स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स वही वाले हैं जो कि हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते थे पीरियोडिक सिग्नल का कॉन्टिन्यूस टाइम में। वो मैं लिख देता हूँ एक दफा। सबसे पहले आप क्या करें, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड करें। ठीक है, वो हमने चैप्टर 3 में देखे हैं कि डिस्क्रीट टाइम का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। मैं रिवाइज करा दूंगा। कॉज वगैरह वाला को फाइंड करने का एक तरीका होता है, बाकी जो होते हैं उनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है उनका एक एक और फार्मूला होता है। ठीक है ना, वो फार्मूला मैं लिख दूंगा, हम यूज भी कर लेंगे। नंबर 2 स्टेप, आप इनको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। और नंबर 3 स्टेप जो कि इधर थोड़ा सा चेंज होगा, वो ये होगा कि आप जो ये 2 पाई ए केज आते हैं इनको प्लॉट करते हैं। प्लॉट 2 पाई ए के एट रिस्पेक्टिव के ओमेगा नॉट। और आपने यहाँ पर जो कि ये डिस्क्रीट टाइम का बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, मेक श्योर कि ये जो के ओमेगा नॉट है ये माइनस पाई 2 पाई में रहे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये जो माइनस पाई टू पाई का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट हो जाता है,
एक माइनस पाई टू पाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसा भी आता है आपका, ठीक है ना, वो हम देखेंगे कि हमारे पास डेल्टाज ही होंगे, क्योंकि बेसिकली ये वही फॉर्म आती है जो कि आपके पास पहले आती है, 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, ये वही फॉर्म आती है, सम हुआ होता है, ठीक है ना। और ये तो ऐसे के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी कर देते हैं, लेकिन बहरहाल, और इसी चीज को आप क्या करते हैं कि जो आपको माइनस पाई टू पाई में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाता है, उसको फिर पकड़कर रिपीट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ ए पीरियोडिक सिग्नल के साथ किया डिस्क्रीट टाइम का, इसी वाले को हम रिपीट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसको मैथमेटिकल लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो तरीका हो गया, मतलब कि एक प्रोसीजर हो गया, देसी तरीका हो गया, ठीक है ना। इसको भी यूज किया जाता है जहां पर आप ए के डायरेक्ट निकाल सकें, आप ऐसे करते हैं, ए के फार्मूले के थ्रू निकाल सके तब भी ऐसे करते हैं। अगर आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना हो इस सब कार्रवाई का, ए के फाइंड करने के बाद आपने अगर इसको मैथमेटिकल वे लिखना हो तो उस मैथमेटिकल वे में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो हम जब एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप इसको मैथमेटिकल वे होता है एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 2 पाई ए के, ये वही चीज है जो 2 पाई ए के जो हम कह रहे थे ना कि उसकी रिस्पेक्टिव के ओमेगा नॉट पर प्लॉट करें, उसका तरीका होता है डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, ये उसका तरीका होता है। यानी कि वो के ओमेगा नॉट पर एक डेल्टा हो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये वही बात है जो हम कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिव के ओमेगा नॉट के ऊपर प्लॉट करें, बस ये वही बात है, ठीक है ना। और इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ओमेगा नॉट आपके पास डिस्क्रीट सिग्नल का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सिग्नल का होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी होता, डिस्क्रीट सिग्नल का 2 पाई बाई कैपिटल एन होता है, ठीक है ना। तो 2 पाई बाई कैपिटल एन और साथ में यहाँ पर के, ये भी फॉर्मूले में कभी कभार लिखा जा सकता है, क्योंकि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल एन, ठीक है ना। तो ये वही चीज है कि ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये रिपीट होता है हर आपकी 2 पाई में, तो इसको एक और तरीका लिखने का वो है, वो मैं ये आपको एग्जांपल के वक्त समझाऊंगा कि ये तरीका क्यों है लिखने का। एल इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई एल। ये जो 2 पाई एल है ना, ये वाला जो 2 पाई एल है, ये मेक श्योर ये कर रहा है कि आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हर 2 पाई के अराउंड, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई या माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, उसके अराउंड सिमेट्रिक है। यानी कि जो आपका माइनस पाई टू पाई के दरमियान आपके वेव फॉर्म निकला है, वही जो है ना आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकला है वही रिपीट हो रहा है, वो ये निशानी है। मैथमेटिकल तरीका है इसको लिखने का। नॉन, अगर आप एक और तरीका भी है, जो तीसरा तरीका एक और आप लिख सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ फाइनल तरीका, ठीक है, वो सबको मिटाकर मैं लिख देता हूँ। एक और तरीका जो लिखने का है वो ये है कि आप लिख देते हैं, ये लिखने के तरीके हैं, वरना प्लॉट करने के जो तरीका मैं सबसे पहले बता चुका हूँ सबसे आसान वही है, वो भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एंड पर एक आप लोगों के लिए थोड़ी सी चैप्टर 5 के हवाले से अच्छी खबर भी है, तो इतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ओमेगा नॉट पहले भी मैं वैसे बता चुका हूँ, माइनस पाई लेस देन ओमेगा नॉट लेस देन पाई। यहाँ पर आपने क्या किया, ओमेगा नॉट को पहले कह दिया कि ये पाई और पाई के दरमियान होगा, यानी कि इसी का वर्जन लिया जिसमें 2 पाई एल नहीं है। ओमेगा नॉट इज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, डिपेंडिंग अपॉन के ए के क्या आता है, ठीक है ना। उसके अराउंड आपने प्लॉट किया और फिर आपने उसको जो है रिपीट कर दिया पाई और 2 पाई और इसमें, ठीक है। हम थोड़ी एग्जांपल करते हैं तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी ये एक एक कैसे आएगा, तो एक एक का फार्मूला एक दफा मैं रिवाइज कराता चलूं, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है ये वही एक एक का फार्मूला है, ठीक है ना। कभी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे अगर कॉज की एक्सप्रेशन हो, अगर कॉज की एक्सप्रेशन ना हो तो फिर हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, बल्कि इस फार्मूले से निकालेंगे। एक्स ऑफ एन ई माइनस जे के ओमेगा नॉट एन, जो कि ओमेगा नॉट को ऐसे भी लिखा जाता है 2 पाई बाई कैपिटल एन, ठीक है। तो बस ये फार्मूला है, हम एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहली एग्जांपल बड़ी सिंपल है, 5.5 एग्जांपल, एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉज ऑफ ओमेगा नॉट एन, ठीक है। तो cos ऑफ ओमेगा नॉट एन और ओमेगा नॉट गिवन है 2 पाई बाई कैपिटल 2 पाई बाई 5। आप ये हमेशा याद रखें कि डिस्क्रीट में ओमेगा नॉट मैक्सिमम 2 पाई हो सकता है, ठीक है ना। तो जो ओमेगा नॉट की वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल है 0 और 2 पाई के दरमियान, तो या तो 2 पाई बाई 5 2 पाई से बड़ा नहीं होगा ओमेगा नॉट डिस्क्रीट में, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी देख लें 2 पाई बाई 5 है, तो 2 पाई बाई 5 ऑटोमेटिकली 2 पाई से छोटा हो जाता है, ठीक है ना। ओके,
तो जब कॉज वाली होती है ना एक्सप्रेशन, तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालते हैं, फार्मूले में डाल के नहीं निकालते, बल्कि डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ई जे ओमेगा नॉट एन प्लस हाफ ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन। तो हमारे पास दो एज आ गए, ए वन आ गया 1/2 और ए माइनस वन आ गया वो भी 1/2। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये के ओमेगा नॉट, तो इसका के क्या हुआ, इसका के वन हुआ, एक ए के ए वन हुआ ना इसका, ठीक है ना, ए के ए वन, तो के क्या हुआ, के इक्वल टू वन हुआ। ठीक है, तो ये 1 ओमेगा नॉट पर हमने क्या प्लॉट करना है, 1 ओमेगा नॉट पे 2 पाई ऑफ ए वन प्लॉट करना है। ठीक है, और -1 ओमेगा नॉट पर क्या प्लॉट करना है, यानी कि माइनस ओमेगा नॉट पर क्या प्लॉट करना है, 2 पाई ए माइनस वन। तो दोनों ए वन और ए माइनस वन क्या आए हैं, 1/2 आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने पाए पाए का डेल्टा प्लॉट करना है ओमेगा नॉट के ऊपर, और पाए का ही डेल्टा प्लॉट करना है हमने माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर, और फिर हमने इसको रिपीट करना है 2 पाए के साइकिल्स के लिए। तो ये आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा, वो पहले आप सिर्फ बनाए पाए के टू माइनस पाए और पाए के दौरान। ठीक है ना, तो आपका जो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा आएगा, वो आएगा, एक तो आपके पास ओमेगा नॉट के ऊपर आ गया पाए, और ओमेगा नॉट देखें आपको ऑटोमेटिकली पाए के दरमियान ही आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि ओमेगा नॉट आपका 2 पाए से छोटा होता है। ठीक है ना, तो माइनस ओमेगा नॉट भी आपके पास 2 पाए से छोटा होगा, वो इधर आएगा। ठीक है, पाए और पाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी चीज को रिपीट करना है, यानी कि ये जीरो के राउंड है ना, तो ये एग्जैक्ट चीज 2 पाई के राउंड भी यही आएगी। तो अगर आप इसको रिपीट करें तो 2 पाई के राउंड आपके पास क्या आएगा, एग्जैक्ट यही 2 पाई माइनस ओमेगा नॉट और 2 पाई प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ इधर और ये वाला रिपीट हुआ इधर। इसी तरीके से यहां पर अगर आप आ जाए -2 पाई के राउंड आपके पास एक पीक आ जाएगी, -2 पाई प्लस ओमेगा नॉट और -2 पाई माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, ये आपके पास, इसी तरीके से 4 पाई के राउंड, 6 पाई के राउंड, 8 पाई के राउंड, जितना आप मर्जी चले जाए, क्योंकि ये रेपिटेटिव होता है। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई के हिसाब से साइकिल से रिपीट करता है। ठीक है ना, ये तो बनाने का तरीका था। इसको लिखने का तरीका क्या है, मैथमेटिकल, ये पूरी 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 जो सीरीज है, इसको लिखने का तरीका क्या है, वो तरीका जरा देखें और उसको समझें कि क्यों वो एल वाली फॉर्म लिखी हुई है। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म क्यों लिखी गई है इस तरह से। तो जरा अभी आप गौर करें कि इसकी फॉर्म लिखने का एक तरीका ये है कि एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू समेशन एल इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दो आपके दो ए केस आए हैं, ठीक है ना, एक ए वन आया है और एक ए माइनस वन आया है। तो जो माइनस वन आया है वो पाए ओमेगा माइनस 2 पाई बाई 5 -2 पाई एल। ठीक है, और समेशन एल इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये मेरे ख्याल है ए माइनस वन का होगा, पाए डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस 2 पाई बाई 5 -2 पाई एल। अब जरा गौर करें, सबसे पहले एल को 0 पुट करें। ठीक है उजैर, एल को 0 पुट करें, जी सर। तो डेल्टा ऑफ ओमेगा पाए, यानी कि पाए एम्पलीट्यूड होना चाहिए डेल्टा ऑफ ओमेगा -2 पाई बाई 5। तो ये क्या चीज हुई यस है, सर। ये क्या, कौन सा सिग्नल बनता है, ये इस पूरे में से कौन सी चीज बनती है, ये इसी सिग्नल की नोटेशन है, लेकिन एल अभी हमने 0 पुट किया है। तो ये इस पूरा जो वेव फॉर्म है, इसमें से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं, डेल्टा ऑफ ओमेगा -2 पाई बाई 5 इस चीज को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, और इसका एम्पलीट्यूड पाए है, ओमेगा जी सर नॉट है ना, बेसिकली। ये ओमेगा नॉट है ना 2 पाई यस बाई सर। 5। ठीक है ना, ये भी ओमेगा नॉट है यस 2 पाई सर। बाई 5। तो ये पहले वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये 0 है तो यस ओमेगा सर। प्लस 2 पाई बाई 5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मैं इसको 1 कर देता हूँ और सेल को भी 1 कर देता हूँ। अब माइनस कॉमन लें अगर, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 5। अगर मैं इधर से माइनस कॉमन कर दूं, इधर माइनस कॉमन कर दूं तो ये प्लस हो गया, और अगर इधर से माइनस कॉमन कर दूं तो ये प्लस और ये माइनस हो गया।
ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट, ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा माइनस, हाँ ये इसको रिप्रेजेंट करेगा 2 पाई प्लस ओमेगा नॉट को, ठीक है, यस सर, और ये वाला इसको करेगा। अगर मैं इस 2 पाई की बजाय माइनस कर दूं, -1 एल की जगह -1 कर दूं, तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा जी। और इसी तरह जब मैं 2 करूंगा तो ये 4 पाई पे चला जाएगा, -2 करूंगा -4 पाई पर। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये बेसिकली और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म की, ठीक है। और एक और फॉर्म भी लिखी जा सकती है, वो भी मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, आखिरी फॉर्म इसकी, जो कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कि आप सिर्फ पाई से माइनस पाई के लिए लिखें और फिर कहें कि ये रिपीट हो रहा है, वो आसान फॉर्म है, आप वही लिखें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही लिखें जब आपके पास है ओमेगा -2 पाई बाई 5, यानी कि ये वाली इसकी इक्वेशन प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस 2 पाई बाई 5, और आप यानी कि आपने इसकी इक्वेशन लिखी और आपने कहा कि मैंने ये प्लॉट ही किया सिर्फ -पाई लेस देन ओमेगा लेस देन पाई के लिए, और बाकी मुझे पता है कि ये जो चीज है ना ये रिपीट करेगी अराउंड 2 पाई, बस इतना सा लिख देना इसके लिए काफी है, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्म है, और एक वो आपने 2 पाई एल वाली फॉर्म देख ली, ठीक है ना। तो 2 पाई एल वाली जो फॉर्म है ना, वो इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली रिपीटिशन वाली फॉर्म है, ठीक है ना, वो बताती है कि ये रिपीट हो रहे हैं आपके सिग्नल, ठीक है। तो ये 5.5 थी आपकी एग्जांपल। 5.6 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें ए एन खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस वो आज की आखिरी हमारी एग्जांपल है, बल्कि चैप्टर 5 की आखिरी एग्जांपल है, और फिर आपको मैं चैप्टर 5 के हवाले से थोड़ी सी अच्छी न्यूज सुना देता हूँ। एक्स ऑफ एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एन माइनस के एन। इस सिग्नल को पहचानते हैं, ये क्या सिग्नल है या नहीं, या मैं बनाऊं? चलें बनाता हूँ, मेरे ख्याल है आप लोगों को पहचान में नहीं आ रहा है सिग्नल। एक समेशन हुई है काफी ज्यादा डेल्टाज की, ठीक है ना। तो कितने डेल्टाज हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, तो कौन कौन से डेल्टाज हैं जरा शुरू करते हैं। अगर n एक कोई फिक्स्ड n होगा, अगर मैं k को 0 पुट कर दूं, k तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी सम हो रहे हैं ना, k को 0 पुट करता हूं तो ये क्या बनता है, डेल्टा ऑफ n। तो डेल्टा ऑफ n कहां पर होता है, 0 पर होता है ना, यस सर, 0 पे 1 होता है, ठीक है। अगर मैं 1 पुट करूं तो ये होगा डेल्टा ऑफ n माइनस n, तो ये डेल्टा कहां पर होगा, n पर होगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है, n पर होगा। और इसके बीच में कितने गैप होंगे, वो 1 से लेकर n-1 तक गैप होगा। अभी n आर्बिट्रेरी है, n कोई भी टाइम पीरियड है, हमें नहीं पता, n कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर n 1 हुआ तो ये बिल्कुल 7 होगा, ठीक है, और n 1 यस से सर, छोटा नहीं हो सकता। डिस्क्रीट टाइम का टाइम पीरियड कभी भी 1 से छोटा तो हो नहीं सकता ना, कम से कम, क्योंकि यस स्मॉल सर, n भी 1 तो है ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डिस्क्रीट तो है। तो कैपिटल n कैन नेवर बी लेस देन 1, 1 तो कम से कम होगा। तो अगर n 1 हुआ तो बिल्कुल 7 होंगे ये, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर आपका दूर दूर होगा, तो 1 से n-1 के दरमियान यहाँ पर, और इसका एक पीरियड होगा 0 से n-1 तक, या 1 से कैपिटल n तक। बहरहाल अगर मैं 1 की बजाय k को -1 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस n। तो ये कहां पर डेल्टा होगा, -n ये पर डेल्टा माइनस पे होगा। होगा सर, -n पे। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मेरा, और फिर अगर 2 पुट करूं n-2n, तो वो 2n पर होगा। इसका मतलब है कि ये मेरी इम्पल्स ट्रेन है, ये सिग्नल मेरा इम्पल्स ट्रेन वाला सिग्नल है, लेकिन ये डिस्क्रीट में। पहले मैं कॉन्टिन्यूस टाइम में भी इम्पल्स ट्रेन का निकाल चुका हूँ फार्मूला, ठीक है, 4n, ठीक है। ये इम्पल्स ट्रेन का मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूस में निकाल चुका हूँ। आज मैं डिस्क्रीट में इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे ए के निकालना है, और ए के फार्मूले से निकालना है मुझे, ठीक है ना। अच्छा, ए के निकालने के लिए मुझे एक और काम करना है। ए के का फार्मूला है, ये जो ब्रैकेट में n लिखा होता है, ये कहता है कि मुझे सिर्फ एक पीरियड के दौरान एवेल्युएट करना है आपने, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 0 से लेकर n-1 तक, या 1 से लेकर कैपिटल n तक, वो हम अभी इवेल्युएट करते हैं। e माइनस जे ओमेगा n, ठीक है, या k 2 पाई बाई n इंटू n। अच्छा जनाब, अब अगर हम इसका पीरियड लेते हैं 0 से लेकर n-1 तक, टोटल n इंटरवल्स है ना, n इसका कैपिटल n पीरियड है, तो एक पीरियड के दौरान n आ गए ना आपके पास सैंपल्स। इसमें ये कौन से सैंपल, अगर हम पीरियड लेते हैं 0 से n-1 तक,
तो इस पूरे पीरियड में कौन सी वैल्यूज जीरोज हैं और कौन सी वैल्यूज 1 है? एक्स ऑफ एन हमने लिखना है ना, तो एक्स ऑफ एन 1 है सिर्फ और सिर्फ किधर, एन इक्वल टू 0 से लेकर 0 तक, यानी कि एक ही वैल्यू पर एन 1 है और बाकी सारी, और इस पे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बाकी सारी वैल्यूज के लिए एन क्या है, 1 से लेकर एन माइनस 1 के लिए इस पूरे पीरियड के दौरान 0 है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो वो मैं मिटा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल माइनस जे के 2 पाई बाई एन इंटू एन, ये मैंने आपको बताया कैसे वैल्यूएट होगा अगर आपकी एन इक्वल टू 0 हो। अगर सिर्फ आपकी समेशन एक पर हो तो आप क्या करते हैं, आप एन की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपली ऐसे ही करते हैं ना, एन की जगह आप वो वैल्यू पुट कर देते हैं, चाहे इंटीग्रल में हो, चाहे आपके पास, चाहे इंटीग्रल में हो, चाहे आपके पास समेशन में हो, अगर एक ही सैंपल आ रहा हो आप वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे के 2 पाई बाई एन इंटू 0, ये तो एक्सपोनेंशियल 0 हो गया, 1 हो गया, तो एक ही आपके पास आ जाता है 1 बाई एन। ठीक है, ये तो मैंने पीरियड लिया 0 से n माइनस 1, अगर मैं पीरियड ले लेता 1 से लेकर n तक, फिर क्या होता, n पे 1 होगा और बाकी सब पे 0। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे पास ये समेशन बच जाती है n इक्वल टू n टू n, तो फिर जहां मैंने 0 पुट किया है मुझे यहाँ पर क्या पुट करना पड़ता, n, तो ये मेरे पास क्या बच जाता, e माइनस जे के 2 पाए, और e माइनस जे के 2 पाए, 2 पाए का कितना भी इंटीग्रल मल्टीपल, के इंटीग्रल है, ए केस इंटीजर होते हैं, पता है ना, a1 a2 a3 a4 हो सकता है, के इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर e माइनस जे के 2 पाए, एनी जे के 2 पाए, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ जे एक्सपोनेंशियल जे क्या होता है, cos of 2 pi plus j sin of 2 pi, cos of k 2 pi plus j sin of k 2 pi, तो ये भी क्या होगा हमेशा 1 होगा ना, यस 2 पाई में मल्टीप्लाई हाँ, एक्सपोनेंशियल के माइनस, एक्सपोनेंशियल की जब भी माइनस जे के पावर 2 पाई आती है, तो चाहे जो जितनी मर्जी इंटीजर पावर हो वो 1 ही होती है, तो चाहे आप पीरियड जो मर्जी ले लें, आप माइनस एन वाला ले लें, आप माइनस 2 एन वाला पीरियड ले लें, आप जो भी पीरियड लेंगे वो बनेगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ज़ाहिर ये बात समझ आई है कि यानी कि आप जो मर्जी पीरियड लेते हैं उसका जो जे के का आंसर आता है वो 1 आता है, तो उसका जो आंसर आता है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का, यानी कि ए के जो आता है वो 1 बाई एन ही आता है फाइनली। हाँ, तो आप जो मर्जी पीरियड लेते रहे आपका ए के जो है 1 बाई एन आएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और ए के को मैं 1 बाई एन लिखता हूँ, क्योंकि मुझे तो ए के चाहिए था ना, ताकि मैं आगे अपनी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बनाऊं, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया ए के इक्वल टू 1 बाई एन, ठीक हो गया। और अब आगे आपके पास एक्स ऑफ ई जे ओमेगा, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा कहता है कि समेशन, थोड़ा सा मैं आगे समेशन को डालता हूँ, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई के बाई एन, ये भी एक फॉर्म थी, सबसे पहले यही फॉर्म लिखी थी हमने कि जितने भी 2 पाई बाई एन केज हैं उनके साथ डेल्टाज वहां पर खड़े कर दो, ये भी एक फॉर्म है, ये उस एल वाली से भी आसान फॉर्म है देखा जाए तो। ए के मेरा क्या निकला 1 ओवर एन, वो मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 2 पाई बाई एन। अब मुझे बताएं कि के का कोई फैक्टर इसमें रह गया 2 पाई बाई एन में, नहीं रहा, तो मैं इसको समेशन से बाहर ले आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि समेशन इस पे अप्लाई नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि ये बेसिकली दोबारा एक इंपल्स ट्रेन बन गई है, ये भी तो इंपल्स ट्रेन थी ना, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन, लेकिन इस इंपल्स ट्रेन में और इस इंपल्स ट्रेन में फर्क क्या है, एक तो ये ओमेगा की इंपल्स ट्रेन है, तो ये ओमेगा के एक्सेस पर आएगी, ठीक है, एक तो ये ओमेगा की इंपल्स ट्रेन है और एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इसका आंसर है। दूसरी ये इंपल्स ट्रेन जो है वो ओमेगा माइनस के को 0 पुट करता हूँ तो पहली तो मुझे मिलेगी 0 के ऊपर, ठीक है ना, के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, 0 पुट करता हूँ तो ये, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 2 पाई बाई एन, हर इंपल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड 2 पाई बाई एन है, यहाँ पर हर इंपल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड 1 है, हर इंपल्स का मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पर हर इंपल्स का एम्पलीट्यूड 2 पाई बाई एन है। दूसरा जो मेरी नेक्स्ट इंपल्स होगी वो होगी के को मैं 1 पुट करूं तो वो आ जाएगी 2 पाई बाई एन पर, उसका भी एम्पलीट्यूड 2 पाई बाई एन है। अगली आएगी के को 2 पुट करूं 4 पाई बाई एन पर, फिर 3 पुट करूं 6 पाई बाई एन पर, ठीक है, इसी तरीके से -1 पुट करूं -2 पाई बाई एन पर, -4 पाई, ये भी रेपिटेशन है, ठीक है ना, तो ये एक फार्मूला ये भी था तो हमने उस फार्मूले को यूज कर लिया।
इसका मतलब है कि फाइनल जो बुक ने भी क्लेम किया है वो ये किया कि यही इम्पल्स ट्रेन का आंसर आपको याद हो तो कॉन्टिन्यूस टाइम में भी इम्पल्स ट्रेन था, अब डिस्क्रीट टाइम में भी इम्पल्स ट्रेन आया। और इसमें बुक ने एक और प्रॉपर्टी लिखी है कि इसके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो भी आपको नजर आ रहा है कि वो 2π/n होगा, ये हर एक में 2π/n जी होगा। सर। तो n जितना बढ़ता जाएगा, कैपिटल N तो हमने कहा था कि अभी आर्बिट्रेरी लिया था ना, तो कैपिटल N जितना बढ़ता जाएगा उतना ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, और उतनी इसकी हाइट भी, जितना ये बढ़ता जाएगा उतनी इसकी हाइट भी इम्पल्स ट्रेन की कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो इसका ये आंसर आएगा। यस सर। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों कैसे आए हैं। अब मैं एंड पे अच्छी खबर सर। सुना दूं चैप्टर 5 के बारे में। जी वो सर। ये है कि मैंने चैप्टर 5 को बस असाइनमेंट ही लिया आप लोगों से, और चैप्टर 5 पेपर में आपका नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था कि आपको डीएसपी में जाएं तो वहां पर आप लोग को ये हो कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा हुआ है एक दफा। ठीक है ना, ये ना हो कि आप उधर कह रहे हो कि टीचर ने पढ़ाई नहीं था डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और डीएसपी में आ गया। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाया। ठीक हो गया, तो बस ये काम था एक यस डिस्क्रीट सर। टाइम फॉर्म। उधर थोड़ा सा मेरे ख्याल है वो z की फॉर्म में ले आते हैं, लेकिन वो इस कोर्स का हिस्सा है ही नहीं। वो e माइनस जे ओमेगा n को ना e माइनस जे ओमेगा होल पावर n लिखते हैं और e माइनस जे ओमेगा को z की फॉर्म में ले आते हैं। वो इस कोर्स का हिस्सा था ही नहीं, वो कर दिया z फिर कहते हैं कि z एक सर्कल होता है और फिर सर्कल के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज वगैरह लगाते हैं, लेकिन कम से कम चले आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज तो होगा ना। ठीक है ना, बहरहाल तो वो तो तब की बात है। ठीक है, तो चैप्टर 5 की बस असाइनमेंट होगी, इसका सीएलओ इस तरह कवर हो गया। ठीक है, बाकी जो सीएलओ है सेम वो और जगह भी है, लेकिन वो पहले कवर नहीं हुआ तो मैंने असाइनमेंट में इस तरह से कवर कर लिया है, और पेपर में वो फिर दूसरे चैप्टर में कवर हुआ है। ठीक है ना, तो वो मैंने उस तरह कवर कर लिया है। तो पेपर के हवाले से भी मैं थोड़ी सी आपको टिप्स चले साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, पेपर के हवाले से ये है कि अभी आपका चैप्टर 1 का मैं प्रॉपर्टीज रिवाइज कराना शुरू करूंगा इंशाल्लाह कल के लेक्चर से। ठीक है, फिर आपको मैंने आप लोगों ने मुझे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का भी कहा हुआ है, वो भी मैं रिवाइज कराऊंगा। फिर आगे हम देखते हैं कैसे चलेंगे, कितना टाइम रहेगा। ठीक है, बाकी यस सर। कोई क्वेश्चन हो और तो चैप्टर 1 के हवाले से ये है कि मैंने एमसीक्यूज में रखा हुआ है सारा चैप्टर 1, लेकिन ये है कि आपको तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। चैप्टर 2 के लिए भी आसानी ये है कि चैप्टर 2 में भी आप प्रॉपर्टीज ना करें चैप्टर 2 की, वो मैंने उसका पेपर में क्वेश्चन चैप्टर 2 की प्रॉपर्टीज का नहीं रखा, तो 5 चैप्टर भी हट गया, चैप्टर 2 की प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन भी हट गया, सिर्फ आपके पास कन्वोल्यूशन इंटीग्रल और सम की तैयारी रहेगी है। ठीक है ना, और चैप्टर 3 और 4 रह गया, उनका सब तैयार करें। और दूसरी ये है कि आप जितनी भी एग्जांपल्स हैं और जितना भी आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया गया आप अच्छे तरीके से तैयार करें। नहीं बच्चे, क्विज का टाइम नहीं है, वरना मैं जरूर ले लेता, क्योंकि मैंने सीईपी भी चेक करना है, ऊपर से भी और भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो इतना टाइम नहीं है। एमसीक्यू का क्विज बनाने में टाइम लगता है, अगर दूसरा क्विज मैं लूँ जिसको बनाने में टाइम नहीं लगता उसको चेक करने में टाइम लगेगा, सीईपी मैंने चेक करना है अभी, तो टाइम अगर होता मैं जरूर लेता क्विज, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी एक नया डॉक्यूमेंट आया है अनफॉर्चुनेटली, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वेटेजेस पहले ये थी कि फाइनल का जो पहले हमें शुरू में बता दिया गया था, ये मैं क्लियर कर दूं। लीजा कोई क्वेश्चन है आपका, या वैसे आपने हैंड रेज किया हुआ है? मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आपसे पूछ ही लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है? सर वैसे ही है मेरे। अच्छा, नो फिर सर। फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। यस सर। ओके, फाइनल और पहले तो जो मैंने आपको बताया हुआ था, हाँ वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यार ये जूम वीडियो वाले भी देखते हैं हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें अजीब सी हैं। पहले तो ये था कि फाइनल में जो शुरू में हमें बता दिया गया था कि फाइनल 50 का रखें आप, ये बता दिया था, और बाकी आप एडजस्ट करें, तो मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया था कि 15 क्विजेस, ठीक है, और 15 असाइनमेंट और 20 का सीईपी मैंने एडजस्ट कर लिया था। अभी एक नया डॉक्यूमेंट रिसर्फेस हुआ जो कि अपेरेंटली 5 मई का साइंड है। ठीक है, अब 5 मई यानी कि 19 मई तक तकरीबन आपकी क्लासेस खत्म होकर ना, और हमने डिस्पर्स कर दिया था, 1 महीने की छुट्टी हो गई थी, यानी कि पहले उन्होंने ये डॉक्यूमेंट देकर फिर अब नया डॉक्यूमेंट अभी दिया है कोई 1 हफ्ते पहले तकरीबन, और वो 5 मई का साइंड है। तो अब उन्होंने क्या है, यह है कि आपने फॉलो ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने ऐसे फॉलो करना है कि जिन सब्जेक्ट का मिड टर्म सॉरी लैब नहीं है, तो अब आपकी बेशक इस सब्जेक्ट की लैब है, लेकिन लैब अलग है, तो यानी कि जिस सब्जेक्ट के आपके मिड के 35 मार्क्स हैं, कहने का मकसद उनका ये है
तो आपने ऐसे फॉलो करना है कि आपके पास पहले वेटेज ये थी कि आपके पास 45 मार्क्स थे फाइनल के, ठीक है ना, और 35 मार्क्स थे मिड के, और 20 मार्क्स थे असाइनमेंट और क्विज़ेस के। तो आपने ये करना है कि इधर आपने 15 मार्क्स डालने हैं इसके। अब मसला ये है कि उनकी बात लॉजिकल भी है, आप बहुत एंड पर रही है, लेकिन मसला ये है कि हमें फॉलो करना है, ठीक है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, मजबूरी है, ठीक है। और बाकी 20 आप डालें इधर, और अब एडजस्ट करें। और साथ में उन्होंने एक और बात भी लिखी है कि क्विज़ेस की वेटेज आप करें सबसे ज्यादा, लेकिन मुझे पता है कि क्विज भी थोड़े मैंने कम लिए हैं, लेकिन उस वजह से मैंने जो सोचा अभी तक वो ये है कि 15 मैं क्विज की रखता हूँ, असाइनमेंट भी मैं 15 रखता हूँ, और सीईपी 10 कर देता हूँ, क्योंकि सीईपी चाहे जो भी हमने किया है, लेकिन सीईपी आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट दिया और असाइनमेंट पे टाइम लगाया, 4 4 5 5 असाइनमेंट दिए आपने, 4 असाइनमेंट दिए, क्विज भी 4 दिए हैं, तो मेरे हिसाब से ये काफी हद तक लॉजिकल है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अब हमारी मजबूरी बन गई है कि उधर 15 मार्क्स करने हैं, इधर ये मार्क्स करने हैं, ठीक है ना। तो ये अब मजबूरी है, तो देखें क्या होता है, ठीक है। अगर तो उन्होंने बहुत ज्यादा जोर ना डाला इसके ऊपर, यानी कि इसको उन्होंने ना कहा कि क्विज जो है ना वो और ज्यादा करें और असाइनमेंट और कम करें, या बाकी अगर तो उन्होंने इस पे बहुत जोर डाला तो फिर मेरी मजबूरी हो जाएगी इसको ये करना, वरना अभी तक मैं आपको फेवर देने के लिए यही करूंगा कि क्विजेज असाइनमेंट मैंने कोई इतनी खास चेक नहीं करनी है, जिसने जमा कराई है ज्यादातर उसको मैं कहूंगा ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा कोई और मसला नहीं है तो ठीक है। वो आखिरी बिल्कुल जो असाइनमेंट 2 दिए हैं उसको मैं देख लूंगा, किसी ने अगर टाइम शाइम पर नहीं जमा कराई तो वो भी बिल्कुल क्योंकि उनके ऊपर टाइम था, पहली जो 2 थी उसमें तो जीसीआर ही शिफ्ट वगैरह हो रहा था ना, तो वो तो चलो जिसने जब भी करा दी है उसमें तो मुझे पता भी नहीं चलता किसने लेट कराई किसने नहीं, क्योंकि वो तो जीसीआर ही उस टाइम पे शिफ्ट हो रहा था, तो वो तो खैर है। और जो सबसे पहले असाइनमेंट ली थी वो मैं नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैंने बाद में भी 4 ले ली हैं, तो बस ठीक है। तो ये वेटेज मास डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी पेपर के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि जो चैप्टर 1 है वो मेनली एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ठीक है ना। बाकी हो सकता है कि मैं छोटे छोटे थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लेकिन वो चैप्टर 1 का हिस्सा नहीं होंगे, चैप्टर 3 4 में से होगा। यार वीडियो ऑन का क्या करेंगे वीडियो ऑन करके, मतलब कि कितने बच्चों का वीडियो ऑन करके और क्या करेंगे, क्या मुझे समझ नहीं आ रही। जीशान अब्बासी का आईडी नंबर आप कर दें, लिख दें, उमर। अ, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना वीडियो ऑन करके अब ये कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करेंगे, और ये 40 मिनट का सेशन होता है, बार बार ज्वाइन करेंगे तो इसी में चलता रहेगा। तो बाकी बाकी ये है कि मेरा जो एक चीज़ है ना कि उन्होंने कहा है कि क्लैरिफिकेशन भी आप जो है ना वो एग्जामिनर से या अपने टीचर से डिमांड कर सकते हैं पेपर की। तो मेरा ये इस मामले में बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चीज़ें मैं तो नहीं जो है इसको वो करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ कि आप जो है ना वो आपके सामने बच्चे टीचर से फिर वो नहीं पूछ रहे होते, बल्कि बच्चे टीचर से क्वेश्चन का मतलब पूछ रहे होते हैं कि उनको क्वेश्चन का मतलब समझाया जाए, हालांकि वो क्वेश्चन का मतलब उसने बनाया होता है, जैसे वो सारा का सारा जो है ना इसीलिए बनाया होता है, वो सारा का सारा इसीलिए बनाया होता है कि जो है जैसे भी है बच्चों ने खुद समझ ही करना है। आप माशाल्लाह इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, सब कुछ है, थोड़ी बहुत मैं हिंट दे दूंगा वो, लेकिन पहले दूंगा, पेपर के दौरान क्लैरिफिकेशन में कोई नहीं दूंगा, क्योंकि ये इससे फिर ये हो जाता है कि एक बच्चे को आप ज्यादा समझा रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं ये वो। तो पेपर जिस तरह है, मेरी कोशिश होगी सबको इक्वल उस पर जाए, वो जिस तरह समझते हैं वो खुद समझे, ठीक है। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको समझ लग जाएगी कि क्या करना है, लेकिन ये है कि ये ज्यादा जो है ना वो हो जाता है, फिर बच्चे इसमें एक और बच्चे ये करते हैं कि जी फिर सर आपने इसी तरह बताया था। वो मैं उस चीज से बचने के लिए यही होता है कि अगर कोई चीज गलत ऑलरेडी गलत हो ना टीचर की तरफ से, तो बाद में मार्क्स कंपनसेट हो जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी गलत नहीं होती है तो आप अपने हिसाब से करें, ठीक है। तो ये काम मैं नहीं करने वाला कि आपको मैं दोबारा बताऊं कि ये मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, मैं समझाऊं दोबारा आपको, ये मेरी तरफ से आप एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, ये पहले से मैं आपको रेडी कर रहा हूँ। बाकी जो चीजें होंगी वो इसी तरह होंगी। बाकी ये है कि कुछ वर्ड्स जो है वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, वो उनको हाईलाइट किया गया होगा। बाकी आपको क्वेश्चन जो है ना बाकी समझ लीजिएगा कि उसमें क्या, वो मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग में आपको पहले बता दूंगा कि क्या आपने क्वेश्चन में से एक चीज जो है कैसे कौन सी वाली चीज निकाल के बाकी क्वेश्चन आपने समझना है, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वो कर लेंगे हम, वो टेंशन ना लें आप, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन समझाने नहीं लगा पेपर के दौरान, क्योंकि उस तरह और मसले खड़े हो जाते हैं, ठीक है।
फिर कोई कहता है आपने उसको समझा दिया, मुझे नहीं समझाया, मुझे समझ नहीं आया था, मैंने आपसे पूछा नहीं था तो मुझे इसके मार्क्स दें। ये वाली चीजें फिर और तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी आप अपने ज़हन में रखें, एड्रेस